अच्छा जी. So today we will be doing microarrays. ठीक है, माइक्रो एरेज हमारे पास अगेन ये एक जेनेटिक्स जीन टैग का एक हमारा मेथडोलॉजी होती है. इसमें क्या होता है कि हमारे पास डीएनए चिप्स होती हैं. डीएनए चिप्स कैसे होती हैं? अगर इसको ऐसे विजुअलाइज करो कि हमारे पास जैसे कोई आप लोगों ने एसडी कार्ड देखा हो या जो मेमोरी कार्ड होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास डीएनए चिप्स होती हैं. और ये डीएनए चिप्स बिल्कुल कहाँ हमारे लैब में बन रही होती हैं. अच्छा जी. अब हमारे पास इफ वी ड्रॉ अ डीएनए चिप, इसको डीएनए चिप टेक्नोलॉजी भी इसी वजह से कहता है, माइक्रो एरे को डीएनए चिप टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास जो ये डीएनए चिप होगी. अब इस डीएनए चिप में ना बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं वेल्स कह लो या सेक्शंस कह लो, ये बने हुए होंगे. सो लेट मी ड्रॉ अ फ्यू आउट नाउ. टिपिकली एक जो चिप का साइज होता है वो साइज होता है हमारे पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की चिप होती है. सो इट्स नॉट बहुत कोई बड़ी जाइगेंटिक स्ट्रिप नहीं होती. अगर आप लोगों ने लैब में कभी वो जो पतली पतली ग्लास स्लाइड्स होती है ना, छोटी वाली, वैसा इमेजिन कर लो. तो हमारे पास जो ये डीएनए चिप्स होती हैं तो प्लास्टिक की बनी होती हैं या ग्लास की बनी भी होती है, और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की हमारे पास एक चिप होती है, बहुत कोई बड़ी नहीं होती. इट्स एक्चुअली अ वेरी स्मॉल चिप. ठीक है. हमारे पास इस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की चिप में ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 20,000 ऐसे ना ये सर्कल्स होते हैं. 20,000 ऐसे क्या कहते हैं डिफरेंट वेल्स होते हैं. 20,000 हमारे पास डीएनए प्रोब्स होते हैं. डीएनए प्रोब्स इज समथिंग दैट अब तक अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद हो चुके होंगे. कैन यू गाइस टेल मी कि डीएनए प्रोब क्या होता है? It is the known DNA, yes, and it is also single stranded. So DNA probe is a single stranded known डीएनए सेगमेंट. तो हमारे पास एक डीएनए क्या कहते हैं एक वेल में हमारे पास सिमिलर डीएनए प्रोब्स होंगे. सो लेट्स से हमारे पास इसमें चार एग्जैक्टली या कितने बनाए मैंने, 1 2 3 4 5, 5 एग्जैक्टली आइडेंटिकल एग्जैक्टली सेम डीएनए प्रोब्स एक वेल में होंगे. दूसरे वेल में हमारे पास क्या कहते हैं दूसरे किस्म के डीएनए प्रोब्स होंगे, लेकिन एक वेल में जितने भी हैं क्या कहते हैं वो सेम होंगे. सो लेट से इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास डीएनए प्रोब जो है वो किसी जीन ए के लिए है, उसका सिंगल स्ट्रैंडेड सेक्शन है. और हमारे पास क्या कहते हैं ये वाला जो वेल है, इसमें जो सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब है वो क्या है, वो जीन बी का एक सिंगल स्ट्रैंडेड सेक्शन है. दिस इज बेसिकली अ डीएनए चिप. हमार ये हमारे पास माइक्रो एरे हम स्टार्ट करने लगे हैं, इसको हम डीएनए चिप टेक्नोलॉजी बुलाते हैं. जैसे हमारे पास एसडी कार्ड होता है या हमारे पास जैसे आपको लैब में कोई ग्लास स्लाइड होती है, वैसे ही 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक डीएनए चिप होती है. उस डीएनए चिप में इस तरह के बहुत सारे वेल्स या आपको सेक्शंस नजर आ रहे होंगे. हर सेक्शन में क्या कहते हैं डीएनए प्रोब्स होते हैं. एज यू टोल्ड मी डीएनए प्रोब्स आर बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड नोन डीएनए. एक वेल एक पर्टिकुलर जीन या एक पर्टिकुलर किस्म के डीएनए सेगमेंट्स के लिए होगा. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग सो फार? ठीक है. अच्छा. अब हमारे पास हम इसको कैसे माइक्रो एरे या डीएनए चिप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं या किन चीजों में या हमारे लिए क्या कहते हैं हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं. सो इसके कुछ एप्लीकेशंस होती हैं. एप्लीकेशन समझ लोगे तो मेथडोलॉजी भी बहुत आसानी से विजुअलाइज कर सकोगे. एप्लीकेशंस क्या होती हैं या यूजेज क्या होती है इस डीएनए चिप या माइक्रो एरे की? इससे हम सबसे पहले तो डिटरमाइन कर सकते हैं द डिफरेंट जीन्स इन द जीनोम ऑफ अ स्पीसी. फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को आसान उर्दू में मैं समझा देती हूँ. जीनोम क्या होता है? जीनोम हमारा इंटायर जेनेटिक मेकअप होता है. इज दैट व्हाट अ जीनोम इज? इंटायर जेनेटिक मेकअप, जितनी भी जीन्स हैं किसी भी बॉडी में उस इंसान का वो जीनोम होगा. तो मेरा अगर न्यूक्लियस से पूरा डीएनए निकाल लिया जाए
तो मेरे डीएनए में अगर मेरा कंप्लीट डीएनए कोई निकाल दे, तो क्या मेरा कंप्लीट डीएनए मेरा कंप्लीट जीनोम है? डू यू ऑल एग्री? ना। हमारे पास ऑब्वियसली हर इंसान का जीनोम यूनिक होगा, ठीक है। ऑब्वियसली हमारे पास सिमिलैरिटीज भी होंगी, लेकिन हमारे पास जरूरी नहीं है कि मेरा जीनोम 100% आप में से किसी के जीनोम से मैच करे। यूनिक के कहते हैं जीनोम होगा सबका, राइट। सो हम एक इंसान का डीएनए सैंपल अगर ले लें, तो उसके डीएनए सैंपल में कितनी जीन्स प्रेजेंट हैं, वो हम एक माइक्रो एरे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किस तरह से, अभी हम उसकी मेथोडोलॉजी देखेंगे। फिर हम क्या देख सकते हैं, हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक सेल में या एक स्पीसी में कौन सी जीन एक्सप्रेस हो रही है और कौन सी जीन एक्सप्रेस नहीं हो रही है। सो वी कैन डिटरमाइन द जीन एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इन अ सेल। कैन यू गाइस टेल मी फर्स्ट पॉइंट में और सेकंड पॉइंट में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट? मैं हिंट के लिए इसको अंडरलाइन भी कर देती हूँ। बस हाउ पहले इज वाले के अंदर सारी जीन्स होंगी, और सेकंड वाले में सिर्फ जो एक्सप्रेस हो रही हैं वो वाली होंगी। जिस तरह इन सम सेल्स इंसुलिन इज एक्सप्रेस, बाकी वो में नहीं है। इंसुलिन की जीन है। राइट। तो अगर मुझे जीन एक्सप्रेशन डिटरमाइन करना है किसी चीज का, तो उसके लिए मुझे डीएनए यूज करना चाहिए या उसके लिए मुझे एमआरएनए यूज करना चाहिए? बिल्कुल एमआरएनए यूज करना चाहिए। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन बेसिकली हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो होता है। सो जीन एक्सप्रेशन इज बेसिकली डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से जो पॉलीपेप्टाइड बनने का सफर है, वो हमारे पास होता है जीन एक्सप्रेशन। तो डीएनए में हमारी सारी जीन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि डीएनए में जो जीन प्रेजेंट है वो उस पर्टिकुलर सेल में एक्सप्रेस हो रही हो। जैसे रायमा ने इंसुलिन की एग्जांपल दी। इंसुलिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास प्रोड्यूस कर सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि इंसुलिन की झील खाली मेरे पैंक्रियास में प्रेजेंट है, और अगर मेरा स्किन सेल लोगे तो उसमें इंसुलिन जीन नहीं होगी? इंसुलिन जीन बिल्कुल मेरे स्किन सेल में भी होगी, क्योंकि मेरा डीएनए पूरी बॉडी के तमाम सेल्स में सेम है। बट मेरी इंसुलिन की जीन मेरे पैंक्रियाटिक सेल्स में एक्सप्रेस हो रही होगी, मेरी इंसुलिन मेरे पैंक्रियाटिक सेल्स बना रहे होंगे, ना कि मेरे स्किन सेल्स बना रहे होंगे। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता चली? ये हमें ऐसे पता चली कि हमने कैसे ऑब्जर्व किया। हमने ये कहा कि देखो, अगर किसी चीज का एमआरएनए बन रहा है, अगर किसी जीन का एमआरएनए बन रहा है एक सेल के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर जीन उस सेल में एक्सप्रेस हो रही है, उस पर्टिकुलर जीन का प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। इज दिस क्लियर? अमर, आपको कंफ्यूजन थी शायद क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में? एनी क्वेश्चंस? Can you hear me? यस। Yes, तो like I mean skin cells में भी इंसुलिन की जीन प्रेजेंट होती है। हाँ, हमारा जो डीएनए है वो सेम है ना थ्रू आउट आवर बॉडी। इट्स नॉट लाइक कि मेरे स्किन सेल्स का डीएनए डिफरेंट होगा और मेरे पैंक्रियाटिक सेल्स का डीएनए डिफरेंट होगा। इट्स द सेम, राइट? यस मिस। लेकिन क्या मेरे स्किन सेल्स में इंसुलिन बनती है? नहीं बनती। तो इसका मतलब है कि इंसुलिन की जीन स्किन सेल्स में एक्सप्रेस नहीं होगी, लेकिन पैंक्रियाटिक सेल्स में बनती है। तो पैंक्रियाटिक सेल्स में इंसुलिन जीन एक्सप्रेस हो रही है। तो हम एक्सप्रेशन ऑफ जीन कैसे चेक करते हैं? अगर उस जीन का एमआरएनए बन रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जीन एक्सप्रेस हो रही है उस पर्टिकुलर सेल में, ठीक है। अभी हम दोनों मेथडोलॉजीज देखेंगे कि इन दोनों को हम किस तरह से माइक्रो एरे के थ्रू चेक करते हैं। जीन्स की प्रेजेंस किस तरह से हम चेक कर रहे होते हैं, और हम किस तरह से जीन एक्सप्रेशन चेक कर रहे होते हैं यूजिंग द एमआरएनए। अच्छा, फिर हमारे पास हम दो स्पीसीज का, दो ऑर्गेनिजम्स का जो डीएनए है वो भी कंपेयर कर सकते हैं। सो कंपैरिजन ऑफ द जेनेटिक मेकअप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, वो भी हम माइक्रो एरे के थ्रू कर सकते हैं। और हम एक और चीज भी कर सकते हैं, कंपैरिजन
of normal cells एंड कैंसरस सेल्स। आप लोगों ने चैप्टर 5 एएस में पढ़ा होगा कि हमारे पास कैंसर कब होता है, जब हमारे पास वो जीन्स जो कि माइटोसिस को कंट्रोल कर रही होती हैं उनमें म्यूटेशन हो रहा है। तो हमारे पास हम आराम से नॉर्मल सेल्स के जेनेटिक बिहेवियर को चेक कर सकते हैं और कैंसरस सेल में हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सेल्स में हमारे पास नॉर्मल वाली जीन्स होंगी, कैंसरस सेल में म्यूटेटेड जीन्स होंगी। तो हम नॉर्मल सेल्स कौन सी जीन्स उनके पास प्रेजेंट होती हैं, क्या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उनका होता है, और कैंसरस सेल्स का क्या होता है, वो भी हम कंपेयर कर सकते हैं एंड वील ऑल्सो सी दिस। एप्लीकेशन की किसी भी पॉइंट को लेके कोई कंफ्यूजन? एवरीथिंग क्लियर? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मेथोडोलॉजी पर। सबसे पहले अगर हमें एनालिसिस करना है तो हमें जो डीएनए है जिसको हम चेक कर रहे हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं, हमारे पास वो डीएनए होना चाहिए। अगर हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, हमें डीएनए को कट करना है, तो हम किस तरह से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं? किसी भी सेल से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। बिल्कुल। तो सबसे पहले वी विल एक्सट्रैक्ट द डीएनए, या हम डीएनए का एनालिसिस कर रहे हैं, एमआरएनए वाली मेथोडोलॉजी की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। So we would extract the DNA using restriction enzymes. अब मैंने मेंशन किया था कि अराउंड 10,000 या 20,000 डीएनए प्रोब्स प्रेजेंट होती हैं एक माइक्रो एरे चिप में। नाउ क्या हमारे पास जितने भी प्रोब्स हैं, क्या उनके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रेजेंट होगा हर ऑर्गेनिज्म में, या कुछ का कॉम्प्लीमेंट्री होगा और कुछ से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा? कुछ से कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कुछ से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। सो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुई और कहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई? व्हाट वुड वी डू, हाउ वुड वी विजुअलाइज इट, उसका क्या तरीका होना चाहिए? दिस इज ऑल वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डन बिफोर। वी वुड यूज अ स्टेन, बट वी वुड यूज अ फ्लोरेसेंट स्टेन जो कि यूवी लाइट के नीचे हम ऑब्जर्व कर सके। अच्छा, वो स्टेन हम क्या कहते हैं, जो फ्लोरेसेंट टैग है वो हम अपने जो सैंपल डीएनए हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसी में हम ऐड कर देंगे। सो हमारे पास क्या कहते हैं, वी वुड एक्सट्रैक्ट द डीएनए यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अच्छा, हमारे पास डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो डीएनए प्रोब्स हैं दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड, राइट? तो हमारे पास अगर मुझे इस डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं? हीट करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, उसको मेल्ट करेंगे। सो मेल्ट the double stranded DNA so that it becomes single stranded. या पीसीआर में हम वो करते हैं, क्या कहते हैं, 90 डिग्री सेल्सियस पे वो करते हैं डीनेचरेशन। यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, कोई भी टेम्परेचर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके उसमें क्या कहते हैं, जब हमने एब्जॉर्बेंट पेपर वाली मेथोडोलॉजी की बात की थी इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और यहाँ पर भी हमें क्या कहते हैं, mention नहीं करना कोई भी temperature. You just have to say we heated the double stranded DNA so that it becomes single stranded, or you can say we made the double stranded DNA so that it becomes single stranded and add fluorescent tags. अच्छा, अब वो जो फ्लोरोसेंट टैग्स होते हैं ना, वो यूजुअली स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, वो या तो रेड होते हैं या फिर ग्रीन होता है। ये स्टैंडर्डाइज्ड है। कोई और भी अगर अगर फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन में कोई उन्होंने दूसरा कलर यूज कर दिया है फ्लोरेसेंट टैग का, वो भी पॉसिबल है। यूजुअली स्टैंडर्डाइज्ड जो हमारे पास कलर होता है वो रेड या ग्रीन होता है, ठीक है? सो लेट से हमारे पास जो डीएनए है, हमारा जो सैंपल डीएनए है, उसका हम सीक्वेंस लिख देते हैं। ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है हमारे पास, ये हमारा सैंपल डीएनए है, ठीक है? ये हमारे पास सैंपल डीएनए है। अब हमारे पास लेट्स से मैं तीन वेल्स ड्रॉ कर देती हूँ। ये एक वेल है, ये दूसरा वेल है, और ये तीसरा वेल है, ठीक है? अब ऑब्वियसली इसमें ना बहुत सारे डीएनए प्रोब्स होंगे और वो सब आइडेंटिकल होंगे। एक वेल में जितने भी डीएनए प्रोब्स हैं वो सेम वाले ही होंगे,
मैं खाली मैग्नीफाई करके एक ही की सीक्वेंस ड्रॉ कर रही हूँ आप लोगों के लिए, बट कीप इन माइंड कि एक वेल में हमारे पास न्यूमरस वो होते हैं प्रेजेंट, डीएनए फोर्स जो आइडेंटिकल होता है। हमारे पास हमने इस सैंपल को, अगर यहाँ पे कुछ सिचुएशंस में हम एम्पलीफाई भी कर लेते हैं, हम एक जैसे डीएनए की न्यूमरस कॉपीज बना लेते हैं। क्यों हम हर दफा पीसीआर यूज करते हैं ये मैंने बताया था कि हमारे पास हम एम्पलीफाई इसलिए करते हैं क्योंकि डीएनए बहुत छोटा, बहुत माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल होता है। तो हमारे पास हम एक जैसी बहुत ज्यादा कॉपीज इसलिए उसकी बना लेते हैं ताकि हमारे पास एक सब्सटैंशियल और हमारे पास चांसेस हो कि हमारा जो रिजल्ट है वो ऑथेंटिक और एक्यूरेट आ सके। हमारे पास अगर बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक डीएनए होगा वो वॉश अवे हो सकता है या वो क्या कहते हैं खो सकता है हमसे, बिकॉज इट्स वेरी माइक्रोस्कोपिक। तो एक डीएनए की हम एक पीसीआर में मैंने आप लोगों को बताया था, एक ही पीसीआर में विद इन 45 मिनट्स मिलियंस ऑफ कॉपीज बन सकती हैं। तो हम एक डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बना लेंगे ताकि हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमारा एक्यूरेट हो सके, एफिशिएंट हो सके। सो रिजल्ट की एफिशिएंसी, टेक्निक की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम अपने सैंपल डीएनए का पीसीआर भी कर सकते हैं टू मेक न्यूमरस कॉपीज। अब जब न्यूमरस कॉपीज बन गई तो अब हम अपने डीएनए को ऐड करेंगे इसमें अपने माइक्रो एरे में। नाउ कैन यू टेल मी हमारे पास जो ये वाला स्ट्रैंड है, जो हमारा सैंपल स्ट्रैंड है, ये हमारे पास कौन से वाले वेल में जाएगा? 1 में, 2 में, 3 में। एंड लेट्स से इसको हमने टैग कर दिया है विद रेड कलर। ये हमारे पास इसका रेड टैग हमने लगा दिया है, ठीक है। नाउ हमारे पास हम अपने जो डीएनए है उसको हम ऐड कर देंगे माइक्रो एरे चिप में। जब हम माइक्रो एरे चिप में ऐड करेंगे तो वी वुड गिव इट एम्पल टाइम टू हाइब्रिडाइज। हमारे पास वो हाइब्रिडाइज किसके साथ करेगा? हाइब्रिडाइज वो करेगा कॉपी पेस्ट। हाइब्रिडाइजेशन हमारी जो होगी वो इधर होगी, सही है। ये थोड़ा सा डायरेक्शन मैंने उल्टा बना दिया, बट हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हमारे पास इधर होगी। अब जब हमारे पास हमने एम्पल टाइम दे दिया हाइब्रिडाइजेशन के लिए, सो व्हाट वी वुड डू, इसको भी हम क्या कहते हैं एक दफा क्लीन कर लेंगे अपनी माइक्रो एरे चिप को, ताकि जो भी अनहाइब्रिडाइज्ड डीएनए है वो वॉश ऑफ हो जाए। फिर हम अपनी माइक्रो एरे चिप को कहाँ पर विजुअलाइज करेंगे? हम अपने माइक्रो एरे चिप को विजुअलाइज करेंगे अंडर रेड लाइट। सो अंडर रेड लाइट हमारे पास खाली यहाँ पर हमें फ्लोरेसेंस नजर आएगा। जब हमें यहाँ पर फ्लोरेसेंस नजर आएगा तो हमें क्या पता चल जाएगा? वी वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हमने जो डीएनए लिया था उस डीएनए में जो जीन प्रेजेंट थी उसका जो सीक्वेंस है वो ये था। या फिर अगर हमें ये पता है कि जो नंबर 2 है, लेट्स से दिस इज द इंसुलिन जीन। ये अगेन हाइपोथेटिकल है, ये इंसुलिन जीन का सीक्वेंस नहीं है, उसमें 51 आई थिंक सो, नहीं 51 तो अमीनो एसिड्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा इंसुलिन जीन के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बट लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग वेल नंबर 2 वाज द इंसुलिन जीन। तो अगर हमारे पास इंसुलिन जीन वाला वेल फ्लोरेसेंस कलर शो करेगा अंडर यूवी लाइट, तो इससे कंफर्म क्या हो जाएगा कि हमारे पास इस पर्टिकुलर सैंपल में, इस पर्टिकुलर इंसान के पास इंसुलिन की जीन प्रेजेंट थी। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? क्या समझ नहीं आया अमार? अगर हमारे पास कोई भी चीज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट हो रही है तो इसका मतलब है कि वहां पे रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट ही रहा है। क्या समझ नहीं आया अमार? मिस कैन यू हियर मी? यस। मिस हमें पता कैसे चलेगा इस वेल में इंसुलिन जीन प्रेजेंट है? वो वाला पार्ट समझ नहीं आया। डीएनए प्रूफ के बारे में पता था? हमें पता है कि वेल 2 में जी डीएनए प्रूफ कौन सा है। जी। तो हमें अगर डीएनए प्रूफ के बारे में इंफॉर्मेशन है तो मुझे पता होगा ना कि ये डीएनए प्रूफ जो है इट इज वन स्ट्रैंड ऑफ द इंसुलिन जीन, ये पता होगा हमें। जी मिस। तो बिकॉज हमें डीएनए प्रूफ का पता है, हमें ये भी पता है कि कौन से वेल में कौन सा वाला डीएनए प्रूफ है। वी नो कि हमारे पास द प्रूफ इज फॉर द इंसुलिन जीन। तो अगर वेल 2 जो इंसुलिन जीन वाला वेल है वो अगर लाइट एग्जिबिट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस सैंपल में कौन सी जीन प्रेजेंट थी? इंसुलिन जीन प्रेजेंट थी, ठीक है। क्लियर हो गया? यस राइमा।
आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वाला सवाल था ना? मैं तो अगर हमारे पास क्या कहते हैं कोई भी डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट हो रहा है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होंगे। द रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर योर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। बट यहाँ पर वो आपसे वो चीज नहीं पूछेंगे। ओके। जैसे इसके अंदर कौन सी वाली, द वन दैट वी पुट इन द पीसीआर, वहां पे हम देखे होते हैं पैरानॉर्मिक साइट्स का। हम पैलिंड्रोमिक साइट्स को क्यों देखेंगे? हम तो अगर उसको जहां पे जब हम उसको कट कर रहे हैं यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेसिकली एक्ट कहाँ करते हैं? जहां पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स यूजुअली आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। तो यहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का होना इंपॉर्टेंट है स्टेप नंबर 1 में। जल्दी से हम इसको यहाँ से भी पढ़ लेते हैं तो पॉइंटर्स आएंगे आपके पास। द डीएनए दैट इज द सैंपल डीएनए। ठीक है। यहीं पर मैं पेज ऐड करके कंपैरिजन वाला भी आप लोगों को सिखा देती हूँ। जस्ट अ मिनट गाइस। ना हमारे पास लेट्स से दो स्पीशीज हैं। एक स्पीशी एक्स है, एक स्पीशी वाई है। ठीक है। हमने इसका डीएनए लिया, एक्सट्रैक्ट डीएनए। ठीक है। वही सारा प्रोसेस कि हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हर स्पीशी का डीएनए कट किया। उसके बाद हमारे पास वंस यू एक्सट्रैक्टेड दैट डीएनए उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाया मेल्टिंग। अब हमारे पास क्या कहते हैं, इस डीएनए को हम टैग कर देंगे विथ रेड कलर। अब हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है कि स्पीसी एक्स में कौन सी जीन है, स्पीसी वाई में कौन सी जीन है। तो डेफिनेटली जो स्पीसी वाई का टैग का कलर है वो डिफरेंट होना चाहिए ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके कि कौन सी जीन स्पीसी एक्स में प्रेजेंट है, कौन सी जीन स्पीसी वाई में प्रेजेंट है। सो इसमें भी हम सब कुछ एज इट इज करेंगे, सिर्फ कलर चेंज कर देंगे। तो एज आई सेड हमारे पास स्टैंडर्ड कलर्स क्या होते हैं, रेड एंड ग्रीन कलर होता है। तो इसको हम टैग कर देंगे विथ ग्रीन कलर। ना अब इन दोनों के डीएनए को हम क्या कर देंगे, इन दोनों के डीएनए को हम एम्पलीफाई करेंगे वाया द पीसीआर टेक्निक ताकि हमारे पास मल्टीपल कॉपीज आ जाए इनके डीएनए की। ठीक है ना। हमारे पास लेट्स से ये माइक्रो एरे है आपका। वैसे तो बहुत ज्यादा डीएनए प्रोब्स होते हैं, मैं खाली सेक्शन बना रही हूँ। हाउ मेनी सेक्शंस वुड दीस बी? ये जीन ए का डीएनए प्रोब होगा, जीन बी, जीन सी, जीन डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है। अब लेट्स से हमने अपने दोनों स्पीसीज के जो डीएनए हैं वो ऐड किए ऑन दिस माइक्रो एरे। वी गेव इट एम्पल टाइम टू हाइब्रिडाइज और रिजल्ट्स हमारे पास कुछ आए इस तरह के। कैन यू गाइस टेल मी कि हमारे पास स्पीसी एक्स और स्पीसी वाई के पास कौन कौन सी जीन्स हैं? आई एम गिविंग यू गाइस अ मिनट टू राइट द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। टेल मी which genes are present in species X and which genes are present in species Y. A, G, and X. Okay. And what about FNH? FNH क्या बता रहा है हमें? Right. So if we write about species X, तो species X के क्या results हैं? Species X has A, G, F, and H, and species Y has D, E, F, and H. Is this clear? Any questions? So, how are microarrays used to compare the genes present in two different species? DNA from each species is cut up into fragments using restriction enzymes and melted to give length of single-stranded DNA. The DNA is labeled with fluorescent tags, red and green for different species. The DNA from both the species is mixed and allowed to hybridize with the probes on the microarray. The unbound DNA is washed off and the microarray is examined under fluorescent light or UV light. Places where hybridization has taken place are visible under fluorescent light.
Where DNA from only one species is hybridized, it fluoresces its respective color. Where DNA from both the species is present, जहाँ पे दोनों स्पीसीज की हाइब्रिडाइजेशन हुई होगी वहां पे येलो कलर फॉर्म हुआ होगा। और फिर हमारे पास इसका जो रिजल्ट है, जैसे आप लोगों ने एनालाइज करके रिजल्ट्स बता दिए, बिल्कुल उसी तरह से लेबोरेटरी में भी जो एनालाइज होके जो रिजल्ट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं और स्टोर हो जाते हैं इनटू कंप्यूटर डेटाबेसेस। अच्छा जी, क्लियर है। अब हम mRNA वाली टेक्निक पे चलें। एनी क्वेश्चंस? या जैसे यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे, जैसे आई डोंट थिंक सो कलर डायग्राम्स आती नहीं है आपके सिलेबस एग्जाम्स में यूजुअली, तो शायद ये चीज ना टेस्ट हो, बट मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैन यू सी कि हमारे पास ये वाला जो ग्रीन कलर है और ये वाला जो ग्रीन कलर है उसमें थोड़ा सा शेड का फर्क है। कैन यू ऑब्जर्व कि डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन है ना। हमारे पास डिफरेंट शेड्स आ सकते हैं, जैसे कि रेड एक जगह हमें डार्क नजर आ रहा है, एक जगह हमें लेस नजर आए, लाइक एक जगह डार्क रेड नजर आ रहा है, एक जगह लेस रेड नजर आए, या हमें एक जगह डार्क ग्रीन नजर आए, दूसरी जगह लाइट ग्रीन नजर आए। इसका मतलब यह है कि कितना डीएनए उस वेल में हाइब्रिडाइज हुआ। अगर हमारे पास ज्यादा डीएनए प्रोब्स हाइब्रिडाइज हुए हैं विद द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, तो ज्यादा ग्रीन कलर, ज्यादा रेड कलर नजर आएगा। अगर कम डीएनए सैंपल्स आकर हाइब्रिडाइज हुए डीएनए प्रोब से, तो कम कलर नजर आएगा। जितने ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन होगी इक्वल में, उतना डार्कर कलर। इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। और जहां पे आपको ग्रे ग्रे या ब्लैक नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है, तो ये जीन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं थी हमारे सैंपल में। इज दिस क्लियर? मैं बेसिकली ये कह रही हूँ, अगर डार्कर कलर नजर आ रहा है तो इसका मतलब है वहां पर ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन हुई होगी। ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुई होगी या ज्यादा कलर क्यों आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, एक वेल है जिसमें 5 टैग्ड डीएनए आकर बाउंड हुए हैं, और एक जगह है जहां पे 15 टैग डीएनए आकर बाउंड हुए हैं। तो एक जगह पे 5 डीएनए टैग्स लाइट एमिट कर रहे हैं, एक जगह पे 15 डीएनए टैग्स लाइट एमिट कर रहे हैं। तो कहाँ ज्यादा नजर आएगा हमें शेड? जहां पे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन हुई है, राइट, 15 वाले में। नहीं, हमारे पास एक वेल में सिर्फ एक डीएनए प्रोब नहीं होता, एक जैसे बहुत सारे डीएनए प्रोब्स होते हैं। मिस कैन यू हियर मी? यस। मिस, एक वेल में बहुत सारे डीएनए प्रोब्स होते हैं और बहुत सारे डीएनए सैंपल्स भी होते हैं। हाँ, हमारे पास क्या कहते हैं, हम एम्पलीफाई करें ना पीसीआर से अपना डीएनए, रिमेम्बर। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन आप बोल रही है कि किसी में ज्यादा होगी और किसी में कम। हाँ बिल्कुल। ओके मिस। ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन शायद ही हो गया है क्योंकि आपके पास कलर डायग्राम्स आती नहीं है। अच्छा जी, अब हम एमआरएनए पे आ जाते हैं। एमआरएनए वाली टेक्निक पर भी आ जाते हैं हम। ओके ना, हम एक सेल को देखते हैं। ये हमारे पास सेल है, ये उस सेल का न्यूक्लियस है और उसके अंदर है डीएनए। ठीक है। ये हम दो स्पीशीज के डीएनए को कंपेयर कर रहे थे इस वाली में। अब यहाँ पर हम क्या चेक करना चाह रहे हैं? यहाँ पर हम एनालाइज करना चाह रहे हैं जीन एक्सप्रेशन इन द सेल। लेट्स से ये हमारे पास इंसुलिन के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास बी सेल्स ऑफ पैंक्रियाज है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एमआरएनए बने। दिस इज द एमआरएनए फॉर इंसुलिन्स पॉलीपेप्टाइड। Now, what we do, we would extract the mRNA. अच्छा, बाय द वे, हमें जब हम ये टेस्ट कर रहे होंगे ना, तो हमें नहीं पता होगा ये एमआरएनए कौन सी वाली चीज का है। तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि ये एमआरएनए इंसुलिन का है। ये हमें पता कब चलेगा? ये माइक्रो एरे हमें बताएगा कि इस एमआरएनए में इंसुलिन वाला एमआरएनए था भी कि नहीं था। बट अभी के लिए टू सिंप्लीफाई आई एम टेलिंग कि ये वाला जो एमआरएनए है, इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया और इसमें इंसुलिन का ही ये एमआरएनए है, ठीक है।
हमने इस mRNA को एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब हमारे पास mRNA इज बेसिकली राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट? और हमारे पास जो डीएनए प्रोब्स हैं वो डीएनए प्रोब्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ हमारा क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड ही जाकर बाइंड कर सकता है। तो हमें एमआरएनए को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? हमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड दिस? कि बिफोर वी ऐड आवर सैंपल टू द माइक्रोएरे टू द डीएनए चिप, हमें अपने एमआरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर यू ऑल विद मी? क्योंकि हमारे पास जो डीएनए प्रोब है दैट इज अ डीएनए स्ट्रैंड, राइट? तो डीएनए स्ट्रैंड के साथ हमें क्या करना है, हमें हाइब्रिडाइजेशन करवानी है। तो उस हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारे पास सैंपल में डीएनए होना चाहिए ना। सो हम एमआरएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेट्स से इस एमआरएनए का जो सीक्वेंस है वो है AUGCA C, ठीक है? नहीं, हमारे पास अगर एमआरएनए से हम डीएनए बनाएंगे तो हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा, ठीक है? सो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसके लिए हमें एंजाइम चाहिए होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ठीक है? सो वी वुड एक्सट्रैक्ट द एमआरएनए एंड वी वुड कन्वर्ट इट इनटू अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड क्या होगा? इट वुड बी TACGTG. Do you all agree? Any confusion so far? अब हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इंट्रोड्यूस करेंगे अपने माइक्रोएरे में। बिफोर दैट हमें अपना आइडेंटिटी मार्कर ऐड करना पड़ेगा, विच वुड बी अ टैग। लेट्स से इस दफा हम अपना इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ ऐड कर देते हैं ग्रीन टैग, ठीक है? ग्रीन फ्लोरोसेंट टैग हमने ऐड कर दिया। अच्छा जी, अब हमारे पास बहुत सारे वेल्स होंगे। ये हमारी माइक्रोएरे चिप है। अब इसका जो ये वाला वेल है इसकी हम लेट से वो बना लेते हैं डीएनए प्रोब। अब इसका जो डीएनए प्रोब है दैट इज ATGCAC, which would basically hybridize with our complementary DNA. Do you all agree कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगी? सो यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आ गया, और अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आ गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गई। बाकी हम बिफोर एनालाइजिंग आवर माइक्रो एरे चिप अंडर यूवी लाइट हम एक दफा वॉश ऑफ कर देंगे ताकि जो भी अनबाउंड डीएनए है वो रिमूव हो जाए, ठीक है? सो हम इसको वॉश कर देंगे। और हमारे पास जब हम इसको अंडर द यूवी लाइट देखेंगे तो हमारे पास ये वाला जो सेक्शन है, कॉपी पेस्ट, दिस सेक्शन वुड बी बेसिकली फ्लोरेसिंग ग्रीन इन कलर, और बाकी सब हमारे पास नहीं फ्लोरेसेंस दिखा रहे होंगे। इज दिस क्लियर? लेट्स से हमारे पास ये कब हुआ? जब हमारे पास इंसुलिन एक्सप्रेस हो रही है एक सेल में। लेट्स से ये अब हमारे पास हम स्किन सेल को एनालाइज कर रहे हैं। हमने स्किन सेल से क्या कहते हैं अपना सैंपल लिया है एमआरएनए का। नाउ वी टुक अ सैंपल एमआरएनए फ्रॉम स्किन सेल, और इसका एमआरएनए की जो थी रीडिंग दैट वाज ACCGGT, सॉरी टी तो नहीं होगा, यू होगा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा दैट वुड बी TGGCCA. Now would this strand hybridize with our insulin wala strand? Would hybridization take place? No hybridization take place. If no hybridization is taking place, क्या हमारे पास ग्लो आएगा इस वाले सेक्शन में? नो ग्लो।
सो व्हाट डज दिस टेल अस कि हमारे पास इंसुलिन इस पर्टिकुलर सेल में एक्सप्रेस नहीं हो रही, इंसुलिन वाला एमआरएनए इस सेल में नहीं बनता। इज दिस क्लियर? इंसुलिन हमने लगाई हमारे, सॉरी, टैग हमने लगाया अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पर, ठीक है। तो सिर्फ अगर वो हाइब्रिडाइज करेगा तभी ग्लो करेगा। हाँ, अगर हाइब्रिडाइज करेगा तभी ग्रो करेगा। हमारा ये वाला जो डीएनए है, इट इज नॉट हाइब्रिडाइजिंग विद द इंसुलिन वाला डीएनए प्रोब, विच मीन्स कि हमारे पास इंसुलिन वाले वेल में हमें कोई ग्लो नजर नहीं आएगा अंडर यूवी लाइट। अगर हमें कोई ग्लो नजर नहीं आ रहा अंडर यूवी लाइट, इट मीन्स कि हमारे पास इंसुलिन वाज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द स्किन सेल, इंसुलिन जीन वाज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द स्किन सेल, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी कि हम किस तरह से एक नॉर्मल सेल और एक एबनॉर्मल सेल, जो कि हमारे पास यूजुअली कैंसर सेल्स होते हैं, उनको किस तरह से डिटेक्ट करते हैं। जस्ट अ सेकंड, लेट मी कॉपी पेस्ट दैट। Is like finding gene tech hard or is it आसान? I personally was not a fan of gene tech as a student. It's like too much of retention, personally speaking. It's interesting, yes, but from an exam point of view, there's like a lot of content which you need to retain. I personally feel it took me like 3-4 days to memorize this entire topic before my CIs. मिस जो ये फ्लोरेसेंस वाली होती है ना, इसके अंदर मुझे एक चीज हमेशा कंफ्यूज करती है कि हम लोगों ने सीडीएनए भी हम हर चीज में इंसर्ट तो करेंगे, हाइब्रिडाइज होगा नहीं होगा दैट्स लाइक वो फिर बाद में हो राइट। और हम्म। हमने सारे सीडीएनए के ऊपर हम लोगों ने फ्लोरेसेंस भी लगा दिए। तो हाँ, अब अगर हम उसको अंडर यूवी लाइट देखेंगे तो इट वुड ग्लो राइट। तो हाउ डज दिस डिटरमाइन कि वो हाइब्रिडाइज कर गया है या नहीं कर गया। the statement. Before seeing it under the UV light, we will wash our chip और जितना भी unhybridized DNA वो रिमूव हो जाता है। तो जो ग्लो आता है वो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए का ही आता है। ओके आई थिंक मिस दिस स्टेप इन स्कूल एंड आई गॉट सो कंफ्यूजन। या, ठीक है मुझसे ज्यादा। ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स से हमारे पास हम दो सेल्स को कंपेयर करें, हम एक नॉर्मल हेल्दी सेल को कंपेयर करें। पैथोलॉजिकल सेल थोड़ा मुश्किल टर्म हो जाएगी, तो इसको ये समझ लो कि कैंसरस सेल है, ठीक है। दिस इज अ कैंसरस सेल का सैंपल ना। हमने क्या किया, हमने हेल्दी सेल लिया, हमने कैंसरस सेल लिया, और हमने यहाँ पे ये लोग क्या करें, ये लोग एमआरएनए एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है। अब ये एमआरएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और हमारे पास क्या कहते हैं, एमआरएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो हमारे पास एक और स्टेप होगा जो इस डायग्राम में नहीं है। वो क्या होगा, वो हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला होगा। दे हैव नॉट शोन दिस, बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए दैट सी डीएनए इज बीइंग मेड, ठीक है। और जैसे ही cDNA बनेगा, हम अपने cDNA को फ्लोरेसेंटली टैग कर लेंगे, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक नॉर्मल सेल का विद अ कैंसरस सेल। तो नॉर्मल सेल को हम एक डिफरेंट कलर से टैग करेंगे, कैंसरस सेल को हम एक डिफरेंट कलर से टैग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम माइक्रो एरे चिप पे हाइब्रिडाइजेशन अलाउ कर देंगे। बिफोर विजुअलाइजिंग इट अंडर यूवी लाइट, हम क्या करेंगे, हम वॉश कर लेंगे अपने चिप को एक दफा, ताकि जितना भी नॉन हाइब्रिडाइज्ड अनबाउंड डीएनए सैंपल्स हैं वो रिमूव हो जाए, और खाली हाइब्रिडाइज सैंपल्स ही हमारे वेल में हमें नजर आए। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, हमारे पास रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आ रहे हैं कि हमारे पास जहां जहां येलो हमें नजर आएगा, इसका मतलब है कि ये वाली जीन्स एक नॉर्मल सेल में और एक कैंसरस सेल में दोनों में एग्जिस्ट करती हैं। जहां जहां हमें रेड नजर आ रहा है, रेड वाज बेसिकली आवर कैंसरस सेल। तो हमारे पास जो कैंसरस सेल है उसमें कौन सी जीन्स एग्जिस्ट कर रही हैं, वो हमें कौन सी चीज बताएगी, हमारे पास जो जो हमारे रेड लाइट वाले वेल्स होंगे, वो रेड लाइट वाले वेल्स में जो डीएनए प्रोब्स थे, दैट आर बेसिकली प्रेजेंट इन आवर कैंसरस सेल्स। और ग्रीन वाले हमारे पास जो जीन्स हैं, या ग्रीन वाले जो हमारे पास मैचिंग हुई है, वो खाली नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कैंसरस सेल्स और हेल्दी सेल्स को थ्रू द माइक्रो एरे टेक्निक एज वेल। इज दिस क्लियर? तो चारों मेथडोलॉजी समझ आ गई हैं टू डिटरमाइन द डिफरेंट जीन्स इन द जीनोम ऑफ a species, compare the genome of two different species to determine the expression of genes in a cell. This is done via the mRNA technique. ये स्पेसिफिकली हम mRNA के थ्रू ही कर सकते हैं। और हमारे पास टू कंपेयर द जीन एक्सप्रेशन इन नॉर्मल एंड कैंसरस सेल्स, अगर जीन एक्सप्रेशन का लफ्ज जहां जहां आ जाए वहां पे हम एमआरएनए यूज कर रहे हैं।
यहाँ पर अगर हम जीनोम को देख रहे हैं तो हम यहाँ पर डीएनए सैंपल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। एमआरएनए को हम हमेशा cDNA में कन्वर्ट करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए को हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से गुजारने की जरूरत नहीं है। Are these four methodologies of how a microarray is used clear? Any questions about anything? या बस थोड़ा सा फिर क्या होता है, दो में हम डीएनए सैंपल्स यूज कर रहे हैं, दो में हम एमआरएनए सैंपल्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंडिविजुअल चीजों को देख रहे हैं, यहाँ पर हम दो स्पीसीज का कंपैरिजन एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास कंपैरेटिव एनालिसिस है 2 और 4 में, और 1 एंड 3 में हम इंडिविजुअल लेवल पे चीजें मॉनिटर या एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है, बहुत मुश्किल नहीं है माइक्रो आरे। अगर पिछले सारी टेक्निक समझ आ गई तो उनके कंपैरिजन में माइक्रो आरे मुझे पर्सनली आसान लगता है।